नर्मदा की बात करें तो आपको पता है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होने वाली ये नदी है ना। तो इस तरह से भ्रंश घाटी बहने वाली नदी किसको कहते हैं? वो भ्रंश घाटी बहने वाली दो नदियां और हैं, एक तापी है और एक इसके साथ है आपका दामोदर। ठीक, दामोदर, नर्मदा, तापी और दामोदर। बोला कि अनिकिता ने अपने पुस्तक को 15% हानि पर बेचा, तो सीपी मैंने माना था 100%। अब उसने 15% लॉस पर बेचा, तो 100 में से 15 माइनस करूंगा, इसका मतलब उसने 85% पर बेचा। ये आ गया एसपी। हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लाया हूँ एक अगला मॉक, जो मॉक नंबर होगा आपका 13। ठीक है, तो कुछ समय के लिए हमने मॉक रुक रखे थे किसी वजह से, तो दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है जो आपका वीडियो और पटवाने वाला जो एग्जाम है वो हो सकता है वो जल्दी आपका हो जाए, तो इसी वजह से जो है दोबारा से आपके लिए वीडियो तो इसलिए हम आपके लिए दोबारा से जो है मॉक ला रहे हैं ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? आप पहला क्वेश्चन है कि दृक का जो वर्ण विच्छेद है वो आपका क्या होगा? ठीक है, वो क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई आपका पहला वाला, क्योंकि आपको पता है दा है, दा से निकाल दो और री जो है इसका आपका स्वर पीछे आ जाएगा, और आपका जो व्यंजन है व्यंजन से स्वर निकाल देंगे तो हलंत वाला व्यंजन आएगा, बाद में स्वर आ जाएगा जो आपका दा व्यंजन में लगा हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका पहला वाला ऑप्शन फर्स्ट। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, आपका कंठोष्ठ है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका चौथा वाला, है ना, कंठोष्ठ। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ आपका लघु और दीर्घ आ जो होते हैं वो हमारे कंठ में आते हैं, है ना, कंठ स्वर में आते हैं, और लघु और हस्त ई जो होते हैं वो हमारे तालु में आते हैं, तालु स्वर में आ जाएंगे, और री जो आता है मूर्धा में आएगा, मूर्धा स्वर में आएगा, और लघु और दीर्घ जो आपका ऊ है वो आपका ओष्ठ में आएगा, ओष्ठ में आ जाएगा। उसके बाद ए और आय, ये कंठ और तालु दोनों में आते हैं, कंठ और तालु दोनों में आएंगे। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे भाई, बाकी इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, चौथा वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम, जो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना। ठीक है, जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें जो होगा वो होना चाहिए भाई अल्पविराम का। ठीक है, अल्पविराम का जो प्रयोग होगा वो यहाँ पे होना चाहिए। हमको पता है, हमें पता है कि अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कुछ समय के लिए रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाम में क्या अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है? क्षण भर का समय। ठीक है, तो इसमें अल्पविराम है और ये आयत के बाद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वनामों की जो मूल संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है ना। सर्वनामों की मूल संख्या कितनी होती है? 6, 12, 11 या 8। तो जो है आपका नंबर है, आंसर हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अब 11 में कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका मैं, एक होता है तू, आप, यह वह, आप, यह, कॉमा वह, जो, कॉमा सो, कॉमा कोई, कॉमा कुछ, कॉमा कौन, और लास्ट होता है आपका कॉमा 11। लास्ट होता है आपका क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, टोटल होते हैं आपके 11 सर्वनामों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्हीं में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको गलत बताना है। पहला है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, हिंदी में 2 वचन होते हैं, है ना, एक वचन बहुवचन, ठीक है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। चौथा है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा चौथा वाला, क्योंकि 3 लिंग होते हैं आपका, कौन कौन सा आपका? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है उभयलिंग। ठीक है, चौथा वाला हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि असंगत कथन का चयन करना, गलत बताना है आपको। पहला है कि राजभाषा संबंधित भाग जो है वो भाग पार्ट जो है आपका 17 में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो आर्टिकल अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए, 343 से 351 आपका हो जाएगा। सेकंड, हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित हुई है वो 14 सितंबर 1949 हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें 14 सितंबर को आपको पता है हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है भारत में। ठीक है। थर्ड, राजभाषा आयोग संबंधी अनुच्छेद 344(4) है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि खाली जो है आंसर आपका थर्ड होगा, क्योंकि राजभाषा आयोग संबंधी अनुच्छेद खाली 344 में है, ना कि 344(4). चौथा क्या है? संघ की राजभाषा
हिंदी होगी और उसकी जो स्क्रिप्ट होगी, जो लिपि होगी, वो देवनागरी होगी। इससे संबंधित अनुच्छेद दे रखे 343 ए में, 343 फर्स्ट में। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ कुछ एक दो फैक्ट और है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 343 से 351 मैंने बता दिया आपको। एक आर्टिकल इसमें 351 है ना, 351। तो राजभाषा के विकास का, राजभाषा के विकास के लिए संघ का कर्तव्य निश्चित कर रखा है, सेंटर का कर्तव्य निश्चित कर रखा है, ठीक है। अगर 1963 की बात करें तो इस समय आया था आपका राजभाषा अधिनियम। क्या था भाई, राजभाषा अधिनियम, ठीक है, राजभाषा अधिनियम, ठीक है। एक इसमें आर्टिकल 120 याद रखेंगे, 120 याद रखेंगे। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में इसकी बात की, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात है ना, प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में इसमें बातचीत की, ठीक है, 120, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका नेक्स्ट, जो होगा आपका 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि हाड़ौती उपबोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। अच्छा, यहाँ पे हिंदी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे जो हिंदी की जगह आप राजस्थानी पढ़ेंगे। यहाँ पे है राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो हाड़ौती जो बोली आती है वो आती है पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत। इसमें जयपुरी भी आती है, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो उत्तरी राजस्थानी में आती है आपकी मेवाती, और पश्चिमी राजस्थानी में आती है आपकी मारवाड़ी, और दक्षिण राजस्थानी में आती है आपकी मालवी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। बाकी इसका आंसर क्या आपका पहला वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान की सबसे मधुर, सबसे सॉफ्ट, सबसे मधुर, सबसे जो कर्णप्रिय भाषा है, सुनने में जो सबसे मनमोहक लगती है, वो कौन सी भाषा है, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी या आपका ढूंढाड़ी। तो इसका आंसर मैं बता दूं, वो है आपका मेवाती, है ना। इसको याद भी कर सकते हैं, सबसे मधुर की बात हो रही है, मतलब मधुर मतलब मीठा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेवा। मेवा खाने में कैसा होता है, बढ़िया स्वादिष्ट, ठीक है। तो मेवा से आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि कबीर से संबंधित असंगत कथन का आपको चयन करना है, गलत बताना है। पहला क्या है, निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्ग की शाखा के, ये आपका शाखा यहाँ पे हमारी एडिटर ने यहाँ पे गलत लिखा है। शाखा के जो प्रमुख कवि हैं ये आपके कबीर हैं, ये ठीक है। सेकंड, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मस्त मौला कहा है। मस्त मौला तो कहा गया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा है, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। थर्ड क्या, बीजे के 3 भाग है, ठीक है। साखी, सबद, रमैनी। साखी है, सबद है और रमैनी है। चौथा क्या है, धर्मदास तथा भागवदास, इनके आपके क्या है 2 शिष्य हैं, ये भी आपका ठीक है। इसमें गलत बताना था, गलत है आपका सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत जो है 1780 बंगाल गजट के प्रकाशन से मानी जाती है। यह पत्र जेम्स ऑगस्ट हिक्की के संपादकत्व में कहाँ से प्रकाशित हुआ, ठीक है। प्लेस पूछा है कि कहाँ से पत्र निकाला जाता था, कानपुर से, कलकत्ता से, जयपुर से या इंदौर से। तो जैसा कि आपको पता ही इसका आंसर होना चाहिए आपका कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 11 है कि कार्यालय आदेश, जो ऑफिस ऑर्डर होता है, कार्यालय आदेश से संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन करना, सही आपको बताना है। पहला, सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर नहीं लिखा जाता है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि वरिष्ठ से उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर लिखा जाता है, क्योंकि एक तरह से क्या ऑर्डर है, आदेश है, और आदेश बड़ा छोटे को ही देता है, ना कि छोटे बड़े। तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत। सेकंड, अन्य पुरुष शैली भाषा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अधिकांश जो सरकारी पत्र होते हैं उनकी जो शैली होती है, उनकी स्टाइल होती है, जो तरीका होता है वो किस प्रकार का होता है, अन्य पुरुष शैली ही होता है। थर्ड, सदैव एक आयामी होता है, एक आयामी होता है, ये बिल्कुल ठीक है। एक आयामी का मतलब है पत्र वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर भेजा जाता है, ये हुआ एक आयाम, है ना। मतलब जवाब में हमको क्या चाहिए, उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर भी जवाब में चाहिए होता तो हो जाता है द्विआयामी। क्योंकि ये आपका ऑर्डर है, आदेश है, तो हम आदेश देते हैं, बात वहीं पे खत्म हो जाती है, एक आयामी है, ठीक है। चौथा क्या है, सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग, ये बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि आपका सरकारी पत्र विभाग की बात हो रही है, तो शब्द सरल होने चाहिए ताकि समझ में आ जाए, स्पष्ट होने चाहिए, साफ साफ लिखे होने चाहिए, ये भी आपका हो जाएगा ठीक। तो इसमें सत्य बताना है, सत्य है दूसरा, तीसरा और चौथा, जो ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका संधि से है, और क्वेश्चन पूछा है कि यशोदा, क्वेश्चन है कि यशोदा शब्द में संधि कौन सी है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका है आपका विसर्ग, है ना, विसर्ग। यशाधन, यशाधन दा, यशाधन दा, विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 13 है कि कौन सा जो शब्द है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है, द्विज का अनेकार्थी नहीं है, द्विज का कन्नड़वादी होता है,
पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, सिंग नहीं होता। आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, है ना। तो सिंह का जो पर्यायवाची होता है वो क्या क्या हो सकता है? अगर सिंह के पर्यायवाची की बात करें, व्याघ्र होता है, व्याघ्र होता है, मृगेंद्र, केसरी भी होता है, नरसिंह भी होता है, ये नरसिंह भी होता है, और मृगराज भी होता है। शेर के पर्यायवाची की बात हो गई, ठीक है। क्या क्या हो गया? व्याघ्र, मृगेंद्र, केसरी, नरसिंह और आपका मृगराज, मृगराज, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? गलत है। क्षर का अक्षर, ठीक है। समास का अभ्यास होता है, ये भी ठीक है। स्वल्प आयु चिरायु, ठीक है। आहार विहार, तो आहार क्या हो जाएगा आपका? निराहार, ठीक है। इसका होना चाहिए आपका, इसका होगा आपका निराहार, ना कि विहार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे आपका 15। 15 का है आपका भैया टीका, कि टीका शब्द का पर्याय क्या है? टीका जो शब्द है, टीका शब्द का पर्याय क्या है? क्या है? व्याख्या करना, आलेख, टेक हुआ या तकलीफ। टीका शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है टीका करना किसी के भी वाक्य के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी एक तरह से प्रश्न के ऊपर टीका करना, मतलब उसकी व्याख्या करने की बात। तो ये हो जाएगा इसका व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 16। 16 है कि जूतम पैजार, जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला है लड़ाई झगड़ा या लूट मचाना, सेकंड, थर्ड छीना झपटी करना, चौथा किसी वस्तु की बहुतायत। तो जूतम पैजार का जो अर्थ होता है वो होता है लड़ाई झगड़े की स्थिति, है ना, या लड़ाई झगड़ा होना। कभी कभी हम प्रयोग भी करते हैं कि भैया दो लोगों के मध्य जूतम पैजार हो, या कुछ लोगों के मध्य जूतम पैजार हो गया, मतलब लड़ाई झगड़े की स्थिति एक तरह से उत्पन्न हो गई, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया। इसका आंसर होगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। तो 17 क्वेश्चन क्या है भाई? निम्न शब्दों में से विदेशज, विदेशज भाषा वाला शब्द का आपको चयन करना है। दर्शन है, गरम है, खेल है और चाय है, ठीक है। तो इसमें जो विदेशज है वो आपका क्या है? चाय है। हम याद भी करते हैं कि चीनी भाषा है शब्द, तो चीनी भाषा वाले शब्द है, इन शब्दों में चा लगा होता है। जैसे आपका चाय हो जाएगा, है ना, इसमें हो जाएगा आपका चीनी हो जाएगा, ठीक है, चीकू हो जाएगा, लीची हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जो शब्द है वो चीनी भाषा के ही हैं। इसमें कुछ और शब्दों की बात करें तो क्या क्या सकता है? जैसे अगर जापान की भाषा की बात करें, रिक्शा, सायोनारा, सुनामी, ठीक है, सुनामी, ठीक है। अगर जापानी भाषा की बात करें तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखे, इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे आपका अरबी भाषा होती है, एक मैं अरबी भाषा की तरफ बात करूँ तो इसमें औरत होता है, क्या क्या होता है? सॉरी, औरत होता है, आदमी होता है, इसमें एक होता है आपका कर्ज होता है, नहर होता है, मुहावरा होता है, यतीम होता है, मुहावरा हो गया, नहर हो गया, यतीम हो गया आपका, और इसमें होता है आपका क्या होता है? किताब होता है, इजलास होता है, ये सारे क्या है? अरबी भाषा वाले सब। अगर बात करूँ पश्तो, कहीं की पश्तो भाषा बोली जाती है ना, पश्तो में क्या क्या आता है? जैसे पठान आता है, ठीक है, पठान, गड़बड़ आता है, कलूटा आता है, कसमत आता है, कसमस, अखरोट आता है, बाढ़ आता है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, अटकल आ जाएगा, अटकल आ जाएगा, ठीक है, खचड़ा आ जाएगा, खचड़ा आ जाएगा। अगर बात करें कि पुर्तगाली भाषा की, ठीक है, क्या है? पुर्तगाली भाषा, इसमें आ जाता है आपका अनानास आ जाएगा, सॉरी अनानास आ जाएगा, पपीता आ जाएगा, कर्नल आ जाएगा, बाल्टी आ जाएगा, गमला आ जाएगा, बोतल आ जाएगा, मिस्त्री आ जाएगा, स्त्री आ जाएगा, पीता आ जाएगा, है ना। ये सारे जो शब्द हैं इसमें आते हैं, पुर्तगाली भाषा में आते हैं, ठीक। बाकी इसका आंसर मैंने क्या बताया आपको? चौथा वाला। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के उपभ्रंश है? तो भाषा की जो विकास हुआ है उससे क्वेश्चन है ना, भाषा विकास वाला चैप्टर है, वहां से आपको क्वेश्चन देते हैं। तो संस्कृत की अपभ्रंश पूछ रहा है, मतलब संस्कृत की विकसित अवस्था पूछ रहा है। संस्कृत के बाद किस भाषा अपने एक स्वरूप में पाई जाती है, ठीक है। तो दे रखे हैं 4 ऑप्शन, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि या चौथा पाली। इसका जो आंसर है वो भाई, है ना, पाली है, पाली है। अगर विकास की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत आपको पता है जननी के रूप से, भाषाओं की जननी के रूप में जानी जाती है। संस्कृत के बाद आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित पाली आती है, फिर महावीर के शासन काल के समय प्राप्त आती है आपकी
संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक, फिर अवहट, किसी किसी ने अपभ्रंश अवहट एक ही माना है। फिर हमारी खड़ी बोली है हिंदी का, हिंदी आपकी जानी है, ठीक है, क्या हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर आपकी हिंदी, ठीक है। चलिए बाकी संस्कृत का ही विकसित रूप बोला गया था, पूछा गया था पाली, पाली का संस्कृत रूप पूछेगा प्राकृत हो जाएगा, प्राकृत का विकसित रूप पूछेगा तो अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ग्रंथ से क्वेश्चन क्या है, उस काल हमारे क्रोध तनु कांपने उस काल मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर, है ना, सोता हुआ सागर जग। तो मानो पहचान भी आपको पता है, मनु, मनहु, मानो, जनु, जनहु, जान, है ना, ये सारे शब्द जहाँ भी आ जाते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षक, है ना, उत्प्रेक्षक, जहाँ पे उपमेय की उपमान से क्रय से संभावना व्यक्त की जाती है वहां तो होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। रूपक में आपको पता है उपमान और उपमेय को एक मान ले जाता है। उपमा में आपको पता है तुलना होती है उपमान की उपमेय से। अतिशयोक्ति में आपको पता है जब भी किसी बात को, जब भी किसी कथन को, जब भी किसी के गुण को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है, इतना बड़ा चढ़ाकर इतना बड़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है जो बात सुनने में और विश्वास करने में कैसे असंभव ही लगती है ना, तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति। तो चलिए 19 का मैंने बताया आपको, सी है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, या दोनों एक तरह से एक ही माने जाते हैं, वो अलंकार आपको कौन सा होता है, तो वो होता है आपका रूपक, ठीक है, रूपक। इसमें तुलना होती है, इसमें संभावना की जाती है, भ्रांति हो जाती है, ठीक है, भ्रांति हो जाती है। और भ्रांति अलंकार की तरह एक वो भी होता है आपका संदेह अलंकार, है ना, संदेह अलंकार। बस भ्रांति मान में क्रिया हो जाती है, संदेह अलंकार में क्रिया नहीं होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े भी होंगे, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कुछ मेन पॉइंट जो आपने पढ़े हुए उससे रिलेट करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है, सेकंड राउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ठीक है, 21 है कि कैप्टन जंग के नेतृत्व में पुंजा क्रांति का दमन कब किया गया था, पुंजा क्रांति का दमन कब किया गया था, तो ये है आपके डेट 1824, ठीक है, 1824। इसी क्रांति संबंध में कालू सिंह और बीजा सिंह भी आते हैं, कालू और बीजा सिंह का नाम भी आता है, जो इस पुंजा क्रांति के जो राजा थे इनके सेनापति के रूप में भी जाने आते हैं, जिनको बाद में अंग्रेज मार देते, है ना, जिनको बाद में अंग्रेज मार दिया। तो ये एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। बाकी 1815 की अगर मैं बात करूँ तो 1815 वो तिथि है जब अंग्रेजों का शासनकाल उत्तराखंड स्टार्ट होता है, गोरखों को हटा के अंग्रेज यहाँ पे स्थापित हो जाए। अगर 1830 की बात करूँ तो 1830 से मुझे एक डेट याद आती है, जो है उत्तराखंड में अंग्रेजों ने चाय की खेती, चाय का व्यापार शुरू किया था, चाय की खेती की प्रारंभ की थी 1830 में की थी, है ना, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 30 वाली डेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 22, क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। पहला है ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण है थॉमसन के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, यही गलत है, क्योंकि थॉमसन के नेतृत्व में प्रारंभ नहीं हुआ है, कॉटले के नेतृत्व में, ये जीबी कॉटले के नेतृत्व में आपका प्रारंभ हुआ था। सेकंड, इसका उद्घाटन जो है 8 अप्रैल 1854 में जब ये नहर बन गई थी तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, ठीक है। तीसरा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से 54 के मध्य में किया गया था, ठीक है। इस नहर की परिकल्पना थॉमसन ने की, निर्माण कार्य किसके नेतृत्व में हुआ है, वो कॉटले। इसकी परिकल्पना, इस नहर को बनाने की जो सोच है वो किसकी है, वो थॉमसन की, ये वाला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुटबॉल के बारे में कि फुटबॉल को राज्य खेल के रूप में कब घोषित किया गया। आपको पता है कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है, फुटबॉल। राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल, है ना, राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। तो इसकी आपको डेट पता है ना, 10 है, 11 है, 1 है, 15 है। तो इसकी डेट है, इसकी डेट है वो हो जाएगी 2011, ठीक। एक और 11 से याद रख सकते हैं, 11 खिलाड़ी। अगर 2001 की बात करें, 2001 की बात करें तो 2001 से मुझे कुछ चिन्ह याद है, जैसे 2001 में जो है राज्य प्रतीक चिन्हों का ग्रहण किया गया है। 2001 में ही जो खनन नीति है उत्तराखंड की वो घोषित की गई है ना। बहुत सी और भी इसमें डेटा मुख्य रूप से फिलहाल मैं आपको दो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैंने बताया, बाकी सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। तो 24 है वो क्या कह रहा है कि रामगंगा घाटी, कुमाऊं की रामगंगा नदी, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी, किसने की थी ना, पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी, शिव प्रसाद डबरानी, यशोधर मठपाल, डॉक्टर MP जोशी, या महेश्वर प्रसाद जोशी भी कहते हैं, या मरखाम,
इसका जो आंसर है वो है हमारा यशोधर मठपाल। ठीक है, यशोधर मठपाल। बाकी इसमें और कुछ फैक्ट देखेंगे। जैसे मलारी की बात करें जो चमोली में है, ये शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में, शिव प्रसाद डबराल ने इन्होंने 1956 में मंडलाकार शवाधाम की खोज की। मंडलाकार शवाधामों की खोज की है। ठीक है, खोज की है, जिन्हें राहुल संकट ने, जिन्हें राहुल संकट ने खस जाति के समाधान, क्या माना है, खस जाति के समाधान माना है। ठीक है, बाकी अगर एमपी जोशी की बात करूं तो एमपी जोशी ने जो लाखों उड़ियाल की खोज की थी 1968 में। ठीक है, 1968। और इनका जो पूरा नाम है वो है महेश्वर प्रसाद जोशी। ठीक है, महेश्वर प्रसाद जोशी। एम मरकाम के बारे में क्या है, इसमें एक पॉइंट और है थर्ड वाले में, तो लाखों उड़ियाल है वो किस नदी के किनारे, अगर ऐसा पूछे आपसे तो वो होती है आपकी सुयाल रिवर। ठीक है, सुयाल नदी याद रखें। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक, कोसी नदी की। अगर ये भी पूछे ये किसकी सहायक, तो ये आपकी पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा। बाकी पश्चिमी रामगंगा आपको पता है यूपी में कन्नौज के निकट मिल जाती है, किसमें, गंगा। मतलब पश्चिमी रामगंगा किसकी है, गंगा की सहायक। क्या क्या मैंने बताया, सुयाल कोसी की सहायक, कोसी पश्चिमी रामगंगा की सहायक है, और पश्चिमी रामगंगा गंगा की सहायक है। गंगा के बारे में आपको पता ही, बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में ये नदी मिलती है। बांग्लादेश में गंगा को एक तरह से पद्मा के नाम से जाना जाता है ना। आप भी कह रहे हो सर कहाँ पहुंचे आपकी ज्योग्राफी में, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक ही पॉइंट से क्या क्या चीजें हमको याद आ रही है वो भी हम रिकॉल कर लेते हैं। तो पढ़ने का तरीका ये होता है ना। और खास तौर से जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो वहां पे स्पेशली एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करके याद करते हैं, चीजें रिपीट करते हैं, है ना। ये भी आप इस तरह से करेंगे और ऐसा ही करना होता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर क्या है, 25। तो 25 है कि वीर शहीद केसरी चंद्र से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन बताना है। पहला है कि इनका जन्म 1922 में हुआ था, ये आपका गलत है, क्योंकि इनका जन्म 1920 में हुआ था। जौनसार बाबा देहरादून के क्यावा गांव तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे डेट गलत लिखी है, 1920। सेकंड क्या है, इनको जो फांसी दी गई थी वो 3 मई 1944 को दी गई थी लाल किले, ये भी गलत है, क्योंकि 3 मई ठीक है 1945 में दी गई थी, है ना, 45, क्योंकि आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, इनको पकड़ के बाद में फांसी दी गई। थर्ड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, बिल्कुल ठीक। और इनको इम्फाल मणिपुर इम्फाल पुल है उसको उड़ाने के लिए भेजा गया था, है ना, सेना ने भेजा था। बाद में आपको पता है कि आर्मी ने पकड़ा था, बाद में फांसी पे इनको लटका दिया। चौथा क्या है, इनकी स्मृति में 3 जून को चौलित हाथ देहरादून में मेला लगता है। 3 जून नहीं, क्योंकि इनका निधन हुआ था 3 मई को ही चौलित हाथ में मेला लगता है। ठीक है, तो इसमें सत्य बताना था आपको, तो सत्य आपका कौन सा वाला है, सत्य है थर्ड वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्वेश्चन है भाई कि बलभद्र सिंह थापा जो गोरखा सेनापति था तथा गिलेस्पी जो अंग्रेज सेनापति था के मध्य रिस्पना नदी के तट पर नाला पानी या खलन का युद्ध कब हुआ था भाई। 4 आपको दे रखी है, तो इसका जो आंसर है इसका वो होना चाहिए आपका 30 नवंबर 1814। ठीक, आपको पता है कि अंग्रेजों में, आपको पता है कि उत्तराखंड अंग्रेजों के शासनकाल के पूर्व गोरखों का शासनकाल था, और गोरखों शासन और गोरखों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका जो मुख्य कारण था वो था गोरखपुर यूपी का बुटवल प्रांत, जो पहले अंग्रेजों के अधिकार में था, लेकिन 1804 में कहते हैं कि उस पर गोरखों ने अधिकार कर लिया था, है ना। तो ऐसा हुआ था, पहले गोरखों ने अधिकार किया, फिर अंग्रेजों ने अधिकार किया, ऐसा 2-3 बार चला था, लेकिन अंतिम रूप से कहते हैं कि गोरखों ने बुटवल प्रांत जीतने के ही संदर्भ में या बुटवल प्रांत जीतने की समय में कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था, जो उनके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे। तो अंग्रेजों ने निश्चय किया यह बहुत हो गया, अब की है अब है कि अब तो गोरखों को उत्तराखंड से हमको भगाना ही पड़ेगा, है ना। तो उत्तराखंड से पूरी तरह से बाहर निकालने में, पूरी तरह से उनको पराजित करने के अंग्रेजों ने 4 सेनापति नियुक्त किया था। कहाँ का नियुक्त किया था, एक तो थे आपके काठमांडू जाएंगे, नेपालों की राजधानी, ठीक है, काठमांडू गए थे माल में, ठीक। और जिस स्थान को लेकर युद्ध हुआ था गोरखपुर का बुटवल प्रांत, तो गोरखपुर में गया था तो JS वुड, ठीक है। देहरादून में जो गए थे वो गए थे हमारे जिलेस्पी, ठीक है, जिलेस्पी। और यमुना और सतलज के मध्य में जो गए थे, यमुना और सतलज के मध्य में जो गए थे वो गए थे आपके ऑक्टर लोनी, ठीक है, ऑक्टर लोनी। इनमें से भी अगर पूछेगी सबसे योग्यतम सेनापति कौन था अंग्रेजों का, वो ऑक्टर लोनी था। किस सेनापति की मृत्यु युद्ध में हुई थी गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए, वो आपकी जिलेस्पी।
और इसी युद्ध का नाम क्या है? नाला पानी या खलंगा का युद्ध, जो 30 नवंबर 1814 को हुआ था। और इनके जो खिलाफ था वो कौन था? बलभद्र सिंह थापा। अगर ऑक्टोलोनी के खिलाफ पूछेगा, क्योंकि आपका अंग्रेजों का सबसे योग्यतम है ऑक्टोलोनी, तो गोरखों का सबसे योग्यतम कौन सा था? वो थे आपके अमर सिंह थापा। ऑक्टोलोनी लड़ रहे थे अमर सिंह थापा से, ठीक है, अमर सिंह थापा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल नाम से संबोधित किया गया है? कोल, किरात, खस या फिर भोटिया। चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ठीक। तो इसका आंसर होगा किरात। इसका आंसर क्या होगा? किरात। कुछ और फैक्ट है रिलेटेड, जैसे किरात की अगर बात करें, मुख्य बोली की बात करें तो मुंडा है। और मुख्य खाद्य, क्या है? सत्तू है, ठीक है। और वर्तमान में रहते हैं आपके अस्कोट और डेडी आर्ट में। और जॉर्ज गेरसन ने किरातों को जो है हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति का, हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति कहा है, ठीक है। अगर बात करें इनकी कोल की, कोल के बारे में क्या है कि उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जाति, ये आपकी प्रथम जाति है। और ये कहा है शिव प्रसाद डबराल। किसने कहा है? शिव प्रसाद डबराल ने, ठीक है, कोलों के बारे में। और क्या कहा है? मुंड और या शबर इनको कहा गया है, मुंड या शबर। पूरा साहित्यिक स्त्रोतों में, प्राचीन साहित्यिक स्त्रोतों में इनको मुंड या शबर के नाम से भी संबोधित किया गया। और अगर बात करें खस की, खस जो है महाभारत युद्ध में और वो क्या और से लड़े, थे, है ना। और इनका जो उल्लेख है आपका सभा पर्व महाभारत में, ठीक है। और अगर बात करें टेकुआ प्रथा, भी इनसे संबंधित है। जटेला प्रथा भी है, और एक है देवदासी प्रथा, ठीक है। अगर भोटे की बात करें, जौहरी चौका भी इनको कहा जाता है, जौहरी चौका, ठीक है। मारशा तौलशा भी इन्हें कहा जाता है, जाड़ भोटिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगर जौहरी चौक की बात करें तो पिथौरागढ़ में रहती है। मारशा तोलशा की बात करें तो ये रहती है आपकी चमोली में रहती है। जाड़ की बात करें तो ये रहती है आपकी उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में। इनकी एक प्रथा है रणबण प्रथा। अगर इनके वर्षा देवता की बात करें, वर्षा के देवता कौन है इनके? तो वर्षा के देवता इनके घूरमा, ठीक, घूरमा है। और एक इनके देवता है घबला, जो आपके संपत्ति व्यापार के देवता है, ठीक है, संपत्ति व्यापार के देवता है। एक शब्द आता है इसमें पूंछ है इनका भोटांतिक समूह। आपको पता है भोटे जनजाति प्राचीन काल में व्यापार करते, समूह जाते थे व्यापार करने, तो उसी समूह को क्या कहते थे? आपका पूंछ कहते थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। अगर समझ में ना भी आए तो मैंने तो बोला तो है ही, तो वैसे भी आप सुन भी सकते हैं, चीजें हो जाती है। इतना आपका सही है, इतना क्लियर लिखना कभी कभी पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो आप ऑडियो सुन भी सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28 है आपका। इलाकू गुफा, द्वारका गुफा, किमनी गांव तथा मलारी गांव का संबंध किसका? आपको पता है अल्मोड़ा में, द्वारका चमोली में, किमनी चमोली में, और मलारी भी चमोली में। तो ये किस काल से संबंधित है? आद्य, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक है, कोई नहीं। तो ये जो है ये यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से। 28 का क्या है भाई? सेकंड। 28 का क्या है? सेकंड। चल क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के भवन का उद्घाटन 1929 में किसने किया था? 1929 में किसने किया था? जेम्स ब्रून है, ये तो आपको पता है, टी टाइम से रिलेटेड है। डेट्रिच बेंटिस, ये तो आपको पता है वन विभाग से संबंधित हो जाएंगे, है ना। डेट्रिच बेंटिस, लॉर्ड हॉर्डिंग आएगा नहीं। एक क्वेश्चन आके लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। 29 का क्या है आपका? थर्ड वाला, ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? थर्ड वाला।
बाकी अगर स्थापना की बात करें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करें तो ये हुई थी हमारी, ठीक है, देहरादून में 1906 में, ठीक है, 1906 में। तो 1991 में इसे डीम्ड के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। वैसे कार्य क्या है, मुख्य कार्य वानिकी अनुसंधान, वानिकी अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में भी संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है जो वैज्ञानिक वानिकी के विकास के, वैज्ञानिक वानिकी के विकास के, वैज्ञानिक वानिकी के विकास में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। 1906 में स्थापना है, 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। बाकी क्या क्या करता है मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि जो है चंद नरेशों द्वारा ग्रहण की गई थी। ये आपका गलत है, क्योंकि कत्यूरी नरेशों द्वारा ये ग्रहण की गई उपाधि यहाँ थी, ठीक है। सेकंड, जोशीमठ चमोली में नरसिंह मंदिर का निर्माता बसंत देव था, ठीक, ये आपका क्या है, ठीक है। थर्ड है, कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा, आपको पता 3 परिवार ने शासन किया है, उनमें से कह रहा है कि सबसे जो प्रतापी राजा था, सबसे विख्यात राजा था, सबसे योग्य राजा था, वो ललित सूर्यदेव था। ये बिल्कुल ठीक है, और इसी के सर्वाधिक शासनादेश या आपके अभिलेख भी मिले हैं, ठीक, ठीक है ये भी। चौथा, चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे भारतीय चंद ने, ये हो जाएगा गलत, है ना, क्योंकि अपने शासन को एक व्यापार के दृष्टिकोण से आर्थिक आधार प्रदान करने वाला जो राजा है वो भारतीय चंद्र नहीं है, वो क्या है, इंद्रचंद है ना, जिसने रेशम के कपड़े बनाने का कार्य शुरू किया। और रेशम के कपड़े बनाने के लिए इसने मैदानों से जिन लोगों को बुलाया था, जो मैदानी भाग से आते थे, जो विशेष कार्य एक तरह से रेशम के कपड़े ही बनाते थे, उन्हें कहते थे पटुए। क्या कहते थे, पटुए। अब कपड़े बनाएंगे तो कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, तो कपड़ों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो चीन से व्यापारिक संबंध भी इसने साधे थे, है ना, चीन से व्यापारिक संबंध भी इसने साधे थे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फैक्ट, इंद्रचंद खुद को जो है इंद्र के समान समझता था, है ना, भगवान इंद्र के समान समझता था, और इसलिए इसको घमंडी राजा के रूप में भी जाना जाता है। क्या था भाई, इंद्रचंद एक घमंडी राजा था। इसके बारे में एक फैक्ट और मैं आपको बताऊं, पटरंग वाली प्रथा, पटरंग वाली प्रथा के संबंध किससे है, इंद्रचंद से है। कहते हैं कि झूठी अफवाह फैलाने से रेशम का रंग निखर गया था, तो ये झूठी अफवाह फैलाने संबंधी जो प्रथा थी उसको पटरंग्योल या पटरंग वाली प्रथा के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। तो इसमें जो गलत है वो पहला वाला है और चौथा वाला है, सही है 2 और 3, सही आपको बताने हैं 2 और 3, ठीक है भाई, 2 3 तो किसी में है, ठीक है, 2 और 3 आप याद रखेंगे, 2 और 3 आपके सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 है, 31वां क्वेश्चन है, फादर ऑफ मसूरी, फादर ऑफ मसूरी के नाम से किसे जाना जाता है, जॉन मैकिनन, रस्किन बॉन्ड या विचारानंद सरस्वती या कोई नहीं। तो फादर ऑफ मसूरी या मसूरी के पिता के नाम से जाना है जॉन मैकिनन, ठीक है, जॉन मैकिनन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 32। क्वेश्चन नंबर 32, छरबा आंदोलन, कि छरबा आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथन वाले विकल्प का चयन करना। पहला, यह आंदोलन विकास नगर तहसील के छरबा गांव में हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको छरबा आंदोलन भी कहते हैं। सेकंड, इस आंदोलन की नेतृत्वकर्ता सुरेश भाई थे, है ना, ये गलत हो जाए, सुरेश भाई ने जो आंदोलन किया था वो तो भाई रक्षा सूत्र आंदोलन था, है ना, रक्षा सूत्र आंदोलन था, पेड़ों की कटाई के खिलाफ, जो पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधे गए थे। थर्ड, उत्तराखंड सरकार द्वारा कोका कोला कंपनी के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप एक तरह से आंदोलन हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। चौथा, और कोका कोला हार गया, एक पुस्तक लिखी गई इसी आंदोलन के ऊपर, ये पुस्तक थी प्रवीण कुमार भटकी, किसकी, प्रवीण कुमार भटकी, ये भी क्या है, ठीक है। तो सेकंड वाले का जो नेतृत्व करता है आंदोलन का वो थे सोमी राम, ठीक है, सोमी राम, ये याद रखेंगे, सोमी राम। तो इसमें सेकंड वाला गलत है, 1 3 4 ठीक, तो है आपका बी ऑप्शन, 1 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 में लिखित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, डब्ल्यू फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन, एटकिंसन या हर्षदेव जोशी। इस पुस्तक के लेखक है आपके कौन, डब्ल्यू फ्रेजर हो जाएंगे इसके लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 34 क्वेश्चन है कि कुंवर आनंद सिंह द्वारा अपने पिता बलवीर सिंह की स्मृति में
1948 में देहरादून के घंटा घर का उद्घाटन 1953 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? शास्त्री जी के द्वारा, या सरोजिनी नायडू के द्वारा, या नेहरू जी द्वारा, या बलबीर सिंह? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री। घंटा घर के बारे में आपको पता ही है, देहरादून में कहाँ है ना, ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा देहरादून में घंटा घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्वेश्चन है कि किस पमा राजा ने कुमाऊं के काकुम वोर, ठीक, काकुम वोर या काकुम वोर युद्ध में अपना बलिदान दिया? बलभद्र शाह, महीपति, ललिपत या फतेह शाह? तो जो इसका आंसर है वो है हमारा महीपति शाह, है ना। ये महीपति शाह वही राजा है जिसको गढ़वाल के इतिहास में अक्खड़ राजा के रूप में भी जाना जाता है। स्वभाव से क्या थे? अक्खड़ प्रवृत्ति के थे। और कहते हैं कि एक बार हरिद्वार के कुंभ में इन्होंने कुछ नागा साधुओं को मरवा दिया था, उनकी हत्या करवा दी। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि एक बार श्रीनगर में इन नागा साधुओं के पास अवैध हथियार रखने की उनको सूचना मिली थी इनके अधिकारी के द्वारा, इसलिए इस राजा ने कुछ नागा साधु की हत्या करवा दी थी। अब नागा साधु की हत्या की है, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। साधु हैं, है ना, पंडित है, साधु हैं। तो इनके अधिकारी या इनके जो परामर्शदाता थे, जो इनके गुरु वगैरह थे, उन्होंने इनको परामर्श दिया था कि आपके पास 3 उपाय हैं। एक तो या तो गलतबा लोहा जो है पी जाओ, उसके द्वारा आप खुद का निधन करो, है ना। एक सेकंड ऑप्शन था कि युद्ध में खुद का बलिदान कर दो। तीसरा ऑप्शन था कि पेड़ की जड़ में पानी भर के समाधि एक तरह से ले लो। तो इन्होंने एक उपाय जो एक्सेप्ट किया था वो था आपका युद्ध में बलिदान होने का। तो कहते हैं इसी संदर्भ में कुमाऊं गए थे, और कुमाऊं में इस समय राजा थे आपके त्रिमल चंद। त्रिमल चंद के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। इसमें निश्चित हुआ था कि सारी घटना इन्होंने कुमाऊं के राजा को बताई, तो निश्चित ये हुआ कि युद्ध होगा, नाटकीय युद्ध होगा। इसमें मौका पाकर त्रिमल चंद महीपति शाह को मार देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। उस युद्ध का नाम था क्या? काकुम वोर युद्ध। इसमें महीपति शाह मारे जाते हैं, और इनके साथ इनके आपके अधिकारी या सेनापति कह लो, इनका नाम था आपका बनवारी दास, ये मौला राम के परिवार के बनवारी दास का भी इसमें निधन होता है। ठीक है, मैंने क्या क्या आपको बताया, कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। इनके एक है कि 3 तिब्बत आक्रमण करने वाला राजा, ये 3 तिब्बत आक्रमण, ठीक है। इन्हें गर्व भंजन भी कहते हैं, गर्व भंजन, ठीक है, क्योंकि अधिकांश समय इन्होंने लड़ाई में ही व्यतीत किया है। अक्खड़ राजा के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। अगर बलभद्र शाह की बात करें, बलभद्र शाह के बारे में कुछ फैक्ट है। शाहनाम, है ना, शाहनाम इनके नाम के साथ मिलता है। और एक है श्रीनगर में चित्रशाला का निर्माण, श्रीनगर में चित्रशाला का निर्माण, श्रीनगर में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और 1581 में इनका ग्वालदम का युद्ध हुआ था। ग्वालदम का युद्ध हुआ था किसके खिलाफ? रुद्रचंद के खिलाफ, ठीक है, रुद्रचंद के खिलाफ, जिसमें रुद्रचंद हार गए थे और बलभद्र शाह जीत गए थे। राजदूत भेजने की प्रथा की शुरुआत भी राजदूत भेजने की प्रथा भी इन्होंने ही शुरुआत की थी, ठीक है। अगर बात करें किसकी? ललित शाह की फैक्ट याद रखेंगे आप, 1779 बगवाली पोखर युद्ध, बगवाली पोखर युद्ध हुआ था, जो ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में हुआ था। ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में हुआ था। इसमें ललित शाह जीत गए थे, और इसके बाद ललित शाह ने अपने पुत्र प्रदुम्न शाह को प्रदुमचंद के नाम से कुमाऊं के गद्दे पर बैठाया था, है ना, ये आपको पता होगा। अगर फतेह शाह की बात करें, फतेह शाह यानी गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं। इनका शासन काल जो है गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहलाता है। गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहलाता है। और 1689 में एक भैंकड़ी का युद्ध हुआ था, जो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में यह आपका युद्ध भी हुआ था, ठीक है। इन्हें गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं, गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। और इन्होंने राम राय 3 गांव भी दिए थे। क्या दिए थे? 3 गांव। कौन कौन से दिए थे? खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। खुड़बुड़ा, राजपुर, चामासारी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने बोला भी है, अगर आपको समझने में यहाँ पे दिक्कत आ रही तो आप वीडियो को बैक करके सुन भी सकते। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 36। तो 36 क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर जो रामायण लिखी गई थी ऐसी मान्यता है। ये सब मान्यता की बात है। क्वेश्चन ये भी उठ सकता है रामायण यहाँ कैसे लिखी गई, तो मान्यता की बात हो रही भाई। ठीक है, तमसा, यमुना, अलकनंदा है, पश्चिमी राम। तो वो नदी आपकी कौन सी? तमसा, है ना, आपको पता है तमसा। तमसा नदी जो है रुपिन सुपिन के नाम से बनती है। रुपिन हिमाचल, सुपिन उत्तराकाशी से निकलती है, नेटवाड़ में ये तमसा के नाम से आगे बहती है। इसी तमसा को आपको पता है आगे टोंस कहते हैं। और यही टोंस जो आपकी देहरादून के कालसी डाक पत्थर में किसमें मिल जाती है? यमुना में। यमुना राज्य की सबसे पश्चिमी रिवर है और प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी जो है राज्य की वो कौन सी आपकी? टोंस है। ठीक है, अलकनंदा के बारे में आपको पता ही है, चमोली से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी में समाहित होती है। पश्चिमी रामगंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये चमोली के गैरसैंण से निकलती है और यूपी में कन्नौज के निकट गंगा में समाहित हो जाती है। और गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे प्रथम सहायक नदी कौन सी है? पश्चिमी राम गंगा। इसे रथवाहिनी और कौरियाला आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। प्रताप शाह के काल में 1885 ईस्वी में महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित निम्न प्रथाओं से संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन करें। सत्य, पहला खैण, बेकार प्रथा थी, काम करने के बाद जो है पारिश्रमिक ना देने की प्रथा, बेकार। ठीक है, विशाह क्या थी? अन्न रूप में कर जो है भंडार पहुंचाना, दरबार में पहुंचाना, ये भी ठीक है। पाला, दरबार में दूध दही घी पहुंचाना, ये भी ठीक है ना। इसमें क्या है? तीनों ही ठीक है इसमें। ठीक है भाई, तीनों ही क्या ठीक है, तो हो जाएगा चौथा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की गई थी? ब्रिटेन, जर्मनी, जापान या आपका सिंगापुर। तो इसका जो आंसर है वो आपका जर्मनी। ठीक है, 38 का क्या है? सेकंड। बाकी अगर मैं बताऊं वन विभाग की स्थापना के बाद, वन विभाग के जो प्रथम महानिरीक्षक थे वो थे डिट्रिच ब्रेंडिस। ठीक है, और ब्रेंडिस की सलाह पर जो है वन अधिनियम 1865 पारित किया गया था और वनों को आरक्षित करने की सलाह एक तरह से यहाँ पे बाद में दी गई थी। 1868 की बात करें तो 1868 में कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना हुई। और 1861 एक और डेट आप याद रखेंगे, 1861 में हेनरी रैमजन ने वन बंदोबस्त किया था और पेड़ों को चिन्हित करने की प्रणाली लागू, सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। प्रथम महानिरीक्षक ब्रेंडिस हो जाएंगे, इनकी सलाह पर वन अधिनियम 1865 पारित है और 1868 में कुमाऊं में पृथक वन विभाग बना है और 1861 में जो है रैमजन ने कुमाऊं वन बंदोबस्त किया था। इसमें पेड़ों को चिन्हित करने की प्रणाली सिस्टम एक तरह से विकसित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 39। किस स्थल का प्राचीन नाम राजगढ़ी था, जो कि तत्समय गढ़ नरेशों का प्रवासी निवास स्थान माना जाता था। वहां कुछ समय के लिए रहने भी जाते थे। रूला, हरकीदुन, बड़कोट या आपका मनेरी। देखा जाए तो ये सारे ही आपके क्षेत्र उत्तरकाशी में है ना, उत्तरकाशी में। तो इसका जो आंसर है वो आपका बड़कोट है भाई। क्या आंसर होना चाहिए? बड़कोट। ठीक है, 39 का हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन है कि बेगार प्रथा जो है, ब्रिटिश कुमाऊं में किस समय अवधि तक रही थी, है ना। आपको पता है कि 1815 में उत्तराखंड में कुमाऊं और आपका गढ़वाल की बात करें, वैसे तो कुमाऊं में तो कुमाऊं और गढ़वाल में एक ही समय शासन स्थापित हुआ 1815 के बाद 1921 में बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर भद्रत पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, इन सभी नेताओं ने सभी जो कुलीन बेगार संबंधी जो रजिस्टर होते थे उनको इकट्ठा करके सरयू नदी में बहा दिया था और अपने स्तर पर इस बेगार प्रथा का उन्मूलन कर दिया। वो बात अलग है, सरकारी स्तर पर इस प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1923 में हुआ था, है ना, 1923 में हुआ था। इसकी मैंने डेट आपको बताई थी, ये हो जाएगा आपका 1815 से 1921, पहला बात।
इसमें आगे 3 प्रकार की प्रथाएं थी, आपको पता है। एक पूरी बेगार है जो लिखी ऊपर, एक पूरी उतार होती थी, और एक होती थी बर्दायश। ठीक है, बर्दायश, बर्दायश। पूरी बेगार में बिल्कुल पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। उतार में क्योंकि व्यक्ति गांव से, पहाड़ी से उतर के नीचे सड़क पर आता था और वहां से सामान ढो के जहां अंग्रेज अधिकारी को जाना था वहां तक ले जाता था, इसलिए उतार नाम है। इसमें थोड़ा बहुत पारिश्रमिक दिया, ठीक है। और बर्दाश्त की बात करें तो यहाँ पे बेगार भी देनी पड़ती थी, सामान भी ढोना पड़ता था, और कुछ खाद्य वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुओं का भी एक तरह से अरेंजमेंट, व्यवस्था करनी पड़ती थी, है ना, गाँव के लोगों। 3 प्रकार की व्यवस्था है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जैसे 3 प्रकार की व्यवस्था तो मैंने बताई। 1822 में एक खच्चर सेना का निर्माण किया था, खच्चर सेना, ये किया था कमिश्नर ट्रेल ने, है ना, कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने। 1908 में कूली एजेंसी की स्थापना, कूली एजेंसी की स्थापना 1908 में की थी, जोत सिंह ने की। ठीक है, जोत सिंह नेगी ने। और इसका मुख्यालय कहाँ था कूली एजेंसी का? पौड़ी में, ठीक है। और 13-14 जनवरी 1921 को वैद्य पांडे, हरगोविंद और चंद्रलाल ने जो है सरयू नदी में, सरयू नदी में एक तरह से उतना नहीं मेरे अवसर पर सभी रजिस्टर बहा दिए, है ना, तो एक तरह से खुद से अंत किया। इसका जो आंसर है वो है 1815 से 1921। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि मंजियारी का सूर्य मंदिर, मूसा देवरी मंदिर उत्तरकाशी में है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, यह मंदिर पुष्कर शैली, इसकी जगह क्या होना चाहिए? पुष्पक शैली, है ना, इसको पुष्पक शैली मान के हम चले, ये पुष्पक शैली लिखा होगा, ये ठीक हो जाए। थर्ड, मूसा देवरी मंदिर में यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना गलत है, यमुना नहीं है। नदी जो है आपकी कमल नदी है ना, कमल नदी जो कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी के कमलेश्वर मंदिर, एक श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर है, एक उत्तरकाशी में भी कमलेश्वर मंदिर है, तो उसके दक्षिण से निकलती है उत्तरकाशी में, और नौगांव में जो है ये मिल जाती है यमुना नदी में, कमल नदी। तो कमल नदी यमुना की सहायक नौगांव में मिल जाती है। चौथा क्या था? इस मंदिर में पूसा या मूसा नाम से सूर्य की आराधना होती है, ये भी क्या है? बिल्कुल ठीक है। इसमें ठीक ही बताना जो सही है, तो पहला ठीक है, तीसरा और सॉरी पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 है कि किस नदी का उद्गम जो है बंदरपूंछ ग्लेशियर के निकट मंडियाली ताल से होता है? मंडियाली ताल से होता है, ठीक है, मंडियाली ताल। तो मंडियाली ताल से निकलती है हमारी रुपिन नदी, ठीक है। मंडियाली ताल से कहाँ से निकलती है आपकी? रुपिन नदी। 2 नदियां हैं भाई, रुपिन और एक रुपिन। तो रुपिन नदी जो निकलती है तो हिमाचल के डोडरा ग्वार या मंडियाली ताल से निकलती है, ठीक है, डोडरा ग्वार या मंडियाली ताल से। सुपिन नदी उत्तरकाशी के खिमलोगा ग्लेशियर या स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी, और नेटवाड़ में जाके दोनों नदी मिल जाती है, ठीक है, नेटवाड़, उत्तरकाशी का नेटवाड़। और इस रुपिन को जो है जला, उपजला के नाम से भी जाना जाता है। नेटवार में मिलने के बाद ये तमसा कहलाती है, तमसा, और इसी तमसा को आगे जाके टोंस नाम से जाना जाता है, ठीक है, टोंस। ये टोंस जो है काशी डाक पत्थर में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है? सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। निम्नलिखित को सही सुनिए तक नीचे दिए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आपको, ठीक है, घटनाक्रम दे रखे 3 और साथ में दे रखे उन घटनाक्रम में कौन कौन आपके सही दूरी, आपको मिलान करना, ठीक है। अगर चलिए चलिए देखते हैं क्या ऐसा होता है मिलान। अगर खटीमा कांड की बात करें तो इनमें से खटीमा कांड से संबंधित आपके एक हैं, इनका नाम है धर्मानंद भट्ट, धर्मानंद भट्ट। और पहले का क्या है? दूसरा। पहले के दूसरे में ए और बी में है, कहना सी और डी तो गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर मसूरी कांड की बात करें तो धनपद जो है मसूरी कांड से संबंधित है, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला दोनों में आ रहा है। अब चलते हैं और आगे। मुजफ्फरनगर कांड, तो मुजफ्फरनगर कांड के में जो शहीद हुए थे वो थे राजेश लखेड़ा, तीसरे का चौथा।
तीसरे का चौथा इसमें आता है ना, तो बाकी चौथे का तीसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, पहला। ठीक है, 2 1 4। बाकी अगर मैं इनकी घटनाक्रम बताऊं, खटीमा कांड कब हुआ है ना, खटीमा आपका कांड कब हुआ है, 1 सितंबर 1994। ठीक, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ है, अगर मसूरी कांड की बात करें तो 2 सितंबर 1990 है ना। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ है, मुजफ्फरनगर कांड हुआ होगा 2 अक्टूबर 1994। सिंध टापू कांड 10 नवंबर 1995। ठीक है, तो मसूर, खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर, श्रीयंत्र टापू कांड, इनके ही सामने मैंने इसकी डेट ली थी, 1 सितंबर, 2 सितंबर 1944, 2 अक्टूबर 94 और 10 नवंबर 1995। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि चौथी विधानसभा हेतु कितनी महिलाएं जो है विधानसभा के रूप में सदस्य के रूप में चुनी गई थी। अगर याद करना हो तो इस तरह से है, पहली विधानसभा में 4, दूसरी में 4 आपकी, तीसरी में आपकी 5, चौथी में 5 और आपकी पांचवी में 8 महिलाएं। तो चौथी की बात कर रहा है, चौथी विधानसभा में 5 महिलाएं चुनी गई थी। ठीक है, तो 4 4 5 5 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 45। हाल ही में चर्चाओं में रहा बौखनाथ देवता का मंदिर जो है किस जनपद में स्थित है ना, किस जनपद में स्थित बौखनाथ देवता, तो वो है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, 45 हो जाएगा सेकंड वाला, 45 का सेकंड। ये वही मंदिर आपको पता होगा, सिलक्यारा सुरंग जब धस गई थी उसमें बहुत से मजदूर फंस गए थे, है ना, बहुत से मजदूर फंस गए थे, तो धामी जी यहाँ पे आए थे, है ना, और उन्होंने बौखनाथ देवता की एक तरह से स्तुति की थी, उनका स्मरण किया था, और एक तरह से कहा गया था कि अगर ये सभी व्यक्ति बाहर निकल जाते हैं सुरक्षित, बिना इनके एक तरह से जीवित ही बाहर निकल जाते हैं, एक तरह से माना गया कि वो सारे लोग बाहर निकल गए जितने भी आपके लोग थे, तो बौखनाथ देवता का एक तरह से आशीर्वाद माना गया, है ना, तो इसी वजह से जो है उत्तरकाशी में ही, सुरंग के ही पास में जो है इन देवता का जो है मंदिर स्थापित किया गया उत्तरकाशी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 46। तो 46 क्वेश्चन है कि पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है भाई, है ना, करंट का क्वेश्चन है। केसरी उद्यान, बड़ौनी, अटल या आपका मसूरी उद्यान, तो इसका आंसर है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हो जाएगा आपका अटल उद्यान, तीसरा वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो होगा हमारा 47 क्वेश्चन क्या है कि चमोली जनपद के किस गांव को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाए, मशरूम के प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, थापली, खेती, आदि बदरी, आपके सभी, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या भाई, सभी है। थापली गांव भी है, खेती गांव भी है और आदि बदरी भी हो जाएगा, है ना, मशरूम मॉडल, मशरूम विलेज के रूप में एक तरह से इसको विकसित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 48 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राज्य में जल नीति 2019 को कब मंजूरी दी गई, जल नीति 2019 को कब मंजूरी दी गई, तो ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब हो गया, 2019 लिखा हुआ है, मंजूरी कब दी गई पूछा गया है, तो मंजूरी वाला ईयर भी आपका कौन सा भाई, 2019। लेकिन कभी कभी होता है जब नीति जब आती है जिस साल, तो जरूरी नहीं है उसी साल उसको मंजूरी दी जाए, है ना, ये भी फैक्ट है। तो इसका फैक्ट आपका, इसका जो आंसर है वो सेम ही 2019। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही इसको कर सामने देखे कोड के माध्यम से सही उत्तर को आपको चुनना। ठीक है, अगर रतन सिंह चौहान की बात करें, तो रतन सिंह चौहान जो है वो पर्वतारोहण से है ना, स्नेह राणा, स्नेह मतलब क्या होता है, स्नेह प्यार, सबसे ज्यादा प्यार भारतीय लोग किस खेल को करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आपको, इसको जो है वो क्रिकेट हो जाएगा, है ना। हिमाद्री थपलियाल, दो के बेस पे देख लेते हैं, वो राइट दो है, एक पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा है, ठीक है, दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला, तो इसका मतलब तीसरा का हो जाएगा चौथा और चौथे का हो जाएगा तीसरा। ठीक, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये हो जाएगा आपका बी वाला आंसर, बी वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 50 है कि चंद्रकुंवर बर्थवाल का जन्म कहाँ हुआ, चंद्रकुंवर बर्थवाल का जन्म आपका कहाँ हुआ था। ठीक है, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में या अल्मोड़ा में, तो इनका जो जन्म हुआ था चंद्रकुंवर बर्थवाल का, वो था मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग। ठीक है, मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 51। चलिए 51 क्या है, सुमिलित करना है आपको, है ना, यहाँ पे दे रखी है कुछ पुस्तकें, सामने दे रखी है लेख। ठीक है, अगर हिलांशी की बात करें तो हिलांशी जो है भगवती प्रसाद पांत्रिक की है, सिंहनाथ की बात करें तो भजन सिंह की है, बुरो संघ वो हर्षपुरी की है ना, हर्षपुरी की है, और विरह लीलानंद कोट नाला की। तो 1 2 4, 1 2 4 3 कहाँ पे आ रहा है भाई, 1 2 4 3 आ रहा है सेकंड वाला। ठीक है, बी, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 52 क्वेश्चन है कि देहरादून जनपद किस जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है,
नहीं बनाता है। हैदराबाद से तो लगता ही है, बगल में टिहरी से लगता है और उत्तरकाशी से भी लगता है, आपको पता ही है। तो रुद्रप्रयाग से सीमा ये नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आप अक्सर पेपर में गलत हो जाते हैं। तो गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने मैप से पढ़ाई नहीं की। तो जब भी भौतिक प्रदेश जो उत्तराखंड का है, जब भी आप जनपद सीरीज पढ़ते हैं, सामने उत्तराखंड का मैप रख के पढ़ा करें, उससे बहुत ही ईजी आपके लिए पड़ जाता है, ठीक। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो है 53 है कि राज्य में एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तर्ज पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन कब किया गया है, ठीक है, कब किया गया है। तो इसका आंसर है आपका 9 अक्टूबर 2013, पहला 9 अक्टूबर 2013। और साथ ही साथ इसकी फुल फॉर्म भी आई थी एक बार, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, है ना, तो ये भी आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 54 क्वेश्चन है कि कुमाऊं कमिश्नरी में अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत दूसरा शिल्पकार सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका देवीधुरा, ठीक है। देवीधुरा कहाँ भाई, देवीधुरा आपका है चंपावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 मुगलों की संहार स्थली के रूप में विख्यात मुगलगढ़ी, मुगलगढ़ी जो आपका स्थान है किस जनपद में पड़ता है, किस जनपद में स्थित है। तो मुगलगढ़ी पड़ेगा आपका किस भाई, चंपावत में, ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर आपका चंपावत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत, अल्मोड़ा के रानीखेत के पास है, कालिंका, होकरा देवी, गौरा माई, कोट माई। रानीखेत की बात पूछ रहा है जो इसके थोड़ा नजदीक ज्यादा हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कोट माई का मंदिर, कोट माई का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है कि निम्न कथनों पर विचार करें और आपको इसमें से सही कथनों का चयन करना, कौन कौन से आपके सही हैं, ठीक है। पहला है भकोरा वाद्य का प्रयोग युद्ध के अवसर पर सूचना देने के लिए किया। भकोरा एक तरह से आपका क्या है, सुशील वाद्य यंत्र, क्योंकि फूंक मारकर बजाता है। हुड़की भूटे जनजाति का प्रमुख वाद्य, ये भी आपका ठीक है, पहला सेकंड दोनों ठीक। तुरही एक यूरोपीय वाद्य यंत्र है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो यूरोपीय वाद्य यंत्र है वो आपका मशक बीन है ना, जिसको बैक पाइपर की भी कहते हैं, मशक बीन जो सुशील वाद्य यंत्र है, फूंक मार के बजा जाता है, वो स्कॉटलैंड का है, ठीक है। तो सही बताना है तो पहला और दूसरा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सही बात, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 कि नंदा देवी राजजात यात्रा के किस पड़ाव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है, ठीक है। फुलसारी, नंद केसरी, बाण या पात्र नचौड़ियां, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बाण, ठीक है, चमोली का बाण। क्वेश्चन नंबर है 59 है किमोद सावन भादों के महीनों मनाए जाने वाले विशेष स्थानीय पर्वोत्सव, ठीक है। किमोद स्थानीय पर्वोत्सव है, यह राज्य किस जनपद में मनाया जाता है, किस जनपद में मनाया जाता है, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी या उधम सिंह नगर। इसका आंसर है आपका देहरादून, ठीक है, देहरादून। कितने आने का हो जाएगा, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला जो आपका 60 होगा। 60 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करके सामने देगी कोट का मिलान करना, ठीक है। तो इसमें कॉलेज दे रखे, सामने दे रखे, वो कहाँ पे आपका स्थित है। अगर वंदना कटारिया स्टेडियम की बात करें तो रोशनाबाद में है, दूसरे का दूसरा, ठीक है, दूसरे का दूसरा, या तो ए आंसर होगा या डी होगा, ठीक है। मतलब बी और सी हो, ए या सी होगा आपका, बी या डी तो आपका होगा ही। नैन सिंह रावत की बात करें तो मुंसारी में पड़े, चौथे का चौथा, तो सी हो रहा है आंसर। 1 2 3 4 मतलब आमने सामने। सिंह थापा बेलू में है, पिथौरागढ़। वंदना कटारिया स्टेडियम रोशनाबाद हैदराबाद, वहीं के रहने वाली भी है ना, हॉकी खेलती है। जसवंत सिंह रावत आपके पौड़ी हो जाएगा स्टेडियम, पौड़ी के थे। नैन सिंह रावत पिथौरागढ़ के थे, मुंसियारी के। प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी, प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पे, मुंसियारी में हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो नदी है एकमात्र नदी भारत की माही नदी। जो माही नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल से निकलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, 1 बार काटती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, दूसरी बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। तो 2 बार इस तरह से कर्क रेखा को काटती है। और फिर इसका मुहाना कहाँ होता है आपको पता है, खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली ये जो है आपकी साबरमती और उसके बाद आती है माही। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली आपकी सेकंड रिवर है। अगर चंबल की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मालवा पठार के निकट से होता है, एमपी से, और उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए ये यमुना में मिलती है। कहाँ पे, यूपी इटावा के निकट है चंबल रिवर। और ये अवनाली का अपर्दन के लिए विख्यात है, जिसने मालवा पठार को जो है एक तरह से गली अपर्दित क्षेत्र बना दिया।
नर्मदा की बात करें तो आपको पता है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होने वाली ये नदी है ना। इस तरह से भ्रंश घाटी बहने वाली नदी इसको कहते हैं। और भ्रंश घाटी बहने वाली दो नदियां और हैं, एक तापी है और एक इसके साथ है आपका दामोदर। ठीक, दामोदर, नर्मदा, तापी और दामोदर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के जो राज्य हैं वो आपके कौन से हैं, भारत के राज्य। ठीक, तो इसमें जो आंसर होना चाहिए आपका पश्चिम बंगाल, नागालैंड, नागालैंड तो होगा, ठीक है। इसमें हो जाना चाहिए आपका ये वाला, ठीक है, मेघालय होगा, असम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, ठीक। और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो पश्चिम बंगाल बनाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या है भाई, थर्ड वन। चलिए, बांग्लादेश आपको पता है भारत के साथ जो भी देश अपनी सीमा बनाते हैं, बाउंड्री को टच करते हैं, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला आपका जो देश है वो कौन सा आपका, बांग्लादेश ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्वेश्चन दे रखा है आपका, पहला दे रखा कथन कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदी सतत वाहिनी हमेशा बहती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें वर्षा के दो स्रोत हैं, एक तो ग्लेशियर का पानी पिघलते हुए आता है और एक वर्षा का पानी। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। सेकंड, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, तो ये भी आपका ठीक है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है वर्षा, है ना, हिमालय, इसीलिए जो है आपकी नदी आपकी सतत बहानी ऐसा नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए ये बात, सेकंड वन। ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही से व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 64। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है ना, नई। और आपको पता है भारत का जो सबसे नवीन भाग है, अगर भौतिक प्रदेश आप पढ़ते हैं तो सबसे नवीन भाग कौन सा है आपका, हिमालय। तो हिमालय की पर्वत श्रेणियां ट्रांस, वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। वैसे तो ट्रांस हिमालय के कहते हैं, वैसे तो ट्रांस हिमालय के बारे में कहते हैं कि हिमालय से पूर्व ही उसका निर्माण हो चुका था, है ना। तो हिमालय की एक पर्वत श्रेणी होगी वैसे, ट्रांस हिमालय को अलग छोड़ के। तो नवीनतम की बात कर रहा है तो इसमें दे रखा है पहला वाला हिमाद्री। हिमाद्री को आपको पता है वृहद हिमालय भी कहते हैं और क्या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी हिमालय में है। अरावली तो आपको पता है भारत का सबसे पुराना पर्वत है, प्रारंभ में वली था लेकिन वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत श्रेणी है। और हाल फिलहाल में अरावली को एक तरह से काटने से संबंधित भी एक तरह से डिबेट हो रखी है, विरोध हो रहा है लोगों का अरावली को, ये एक तरह से करंट का टॉपिक भी है। पश्चिमी घाट आपको पता है, इसको जो है आपका सह्याद्री भी कहते हैं। और भारत में हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपकी यही है ना। वार्षिक पर्वत श्रेणी नहीं है, आपको पता है आपका अफ्रीका से अलग होते हुए एक तरह से भ्रंश का आकार का निर्माण हुआ है, उससे पश्चिमी घाट बना है। विंध्याचल आपको पता है आपका एमपी में, ये भी आपका दक्कन पठार का भाग है ना। तो सबसे नहीं आपका हिमालय, उसमें आपका हिमाद्री यहाँ पे हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 65। 65 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है ना, पश्चिम घाट श्रृंखला में नहीं है। तो यहाँ पे दर्रा आपका नहीं है, ठीक है। थाल, भोर और पाल घाट। थाल भोर आपका महाराष्ट्र में, पाल घाट आपका केरल में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, इसमें एक दर्रा आपका खैबर दर्रा, ये कहाँ आपका है ना, तो खैबर दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा के बीच में आकर पड़ेगा। ठीक है, तो 65। इसमें कुछ और फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। और इसका जो उपनाम है कसारा घाट है, क्या है, कसारा घाट भी इसका उपनाम। भोरघाट दर्रे की बात करें तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। खैबर दर्रे की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य तो हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वतमाला का हिस्सा है, हिंदू कुश पर्वतमाला का आपका हिस्सा है। ठीक है, पालघाट की बात करें तो इसका जो अन्य नाम है पालक्कड़ दर्रा, पालक्कड़ दर्रा। और तमिलनाडु को, तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल के पालक्कड़ से जोड़ता है, पालक्कड़ से जोड़ता है। ये पड़ता है केरल में, लेकिन केरल और तमिलनाडु का आपका ये
जोड़ता है, ठीक है। इसके उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी है और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक। इस तरह से नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में क्या हुआ, महाराष्ट्र में मुंबई नासिक को जोड़ता है, उपनाम क्या, कसारा घाट। बोर घाट भी महाराष्ट्र में, ये मुंबई पुणे को जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हिंदू कुश पर्वतमाला का ये हिस्सा है। पाल घाट के बारे में क्या है, अन्य नाम पालाकट दर्रा है, ये भी तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जो है केरल के पालक्कड़ से जोड़ता है। और ये जो है दो पर्वत श्रेणी के मध्य में नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, जो होगा आपका 66। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लगाना है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाना, ठीक है। वैसे यमुना के बारे में आपको बता देता हूँ। यमुना की जो प्रथम सहायक नदी है पश्चिम की, वो आपकी कौन सी है, चंबल, ठीक है। फिर एक आती है आपकी सिंध, चंबल सिंध। फिर एक है बेतवा और एक आती है आपकी केन, ठीक है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चार ये आपकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और चंबल की भी एक सहायक नदियां हैं, चंबल की कुछ सहायक नदियां जैसे क्षिप्रा है, काली सिंध, पार्वती और बनास। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। और बनास के बारे में कहते हैं पूरी तरह से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर होते हुए कहाँ मिल जाती है, चंबल में मिलती है। तो वैसे हम बात कर रहे थे यमुना की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन पहला ही आएगा, सेकंड पे सिंध आएगा, ठीक है। थर्ड पे बेतवा आएगा और चौथे पे आएगा आपका केन, ठीक है। तो क्या होगा आपका 4 3 1 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1, सॉरी इसमें आएगा आपका ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 4 3 1 2, ठीक, 4 3 1 2, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम आएगा वो क्या आएगा, 4 3 1 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 67 है कि निम्नलिखित में से मर्दा अपवर्तन प्रक्रियाओं के सही क्रम को आपको पहचानना है, ठीक है। सही क्रम को पहचानना है, ठीक। तो अगर बात करें जो इसका अंतिम आपका अपवर्तन का जो होता है, सबसे बड़ा जो आपका क्रम होता है वो होता है आपका अवनाली का अपवर्तन, ठीक है। अवनाली का अपवर्तन जो चंबल नदी चंबल घाटी में करती है मालवा पठार, ठीक है। और इस तरह से वो जो मालवा पठार है सर्वाधिक गली अपवर्तित क्षेत्र भी कहलाता है, ठीक। तो इसका जो होना चाहिए आपको पहले होगा, ठीक है, पहले असफाल हो जाएगा, फिर परत होगा। असफाल वो अपवर्तन है जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती है और मिट्टी छटक के इधर उधर गिरती है, ठीक। उसके बाद होता है परत, जब मिट्टी की ऊपरी परत जो है प्रवाहमान हो जाती है पानी के साथ, ठीक। रेल में क्या होता है, आपकी मिट्टी की परत या उसमें जो एक तरह से जो नाली होती है वो थोड़ी गहरी हो सकती है, बाकी अवनालिका में और ही चौड़ा और गहरा स्वरूप मिट्टी का इसमें हो जाता है अवनालिका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका पहला वाला आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 68 क्या है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है ना, सही आपको इसमें बताना। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, जब तक मंत्री को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर रहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। थर्ड, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष तो आपका राज्यपाल होता है, ना कि आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो आपका सीएम होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, ठीक है। तो 68 का होना चाहिए आपका पहला, है ना, पहला, केवल एक और दो आपका ठीक है, 68 का पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भाई नागरिकता से संबंधित है ना, नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 है, ठीक है। और नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का, तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है वो है हमारा किसमें, संसद को प्राप्त, संसद को प्राप्त है। और किस आर्टिकल के तहत संसद कानून बना सकती है, वो है आपका 11। अगर आपसे पूछे कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो वो याद करना 5 प्रकार से। और नागरिकता का अंत कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो वो है हमारा 3 प्रकार से, ठीक है। चलिए, और नागरिकता हमारे भारत में आपको पता है एकल नागरिकता का प्रावधान है ना, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। जैसे आपका अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किस प्रकार से होता है ना, किस प्रकार से होता है। तो हमको तो आप लोगों को पता है कि हमने कभी भी आप लोगों ने कभी भी राष्ट्रपति को नहीं चुना है। या तो आप लोकसभा सदस्यों को वोट देते हैं, वो चुनते हैं, या जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको चुनते हैं, या जो आपका लोकल गवर्नमेंट होती है
जैसे ग्राम सभा, ग्राम प्रधान होते हैं, है ना, आपके, उनको आप चुनाव करते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव आप नहीं करते, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को एक तरह से चुनते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था कहलाती है, जहाँ आप डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे, आपके प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, तो वो कहलाता है एक तरह से इंडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतदान से हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पता है कि सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के सदस्य, जिसमें आपको पता है कि सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71 है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद या कृपलानी या अम्बेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ही कुछ और समितियां जैसे संविधान, जैसे संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके JL नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, एक था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके अम्बेडकर। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अम्बेडकर। ठीक है, संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद। और एक है आपका राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, इसके भी था आगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसके भी आपके थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन दे रखा आपका संविधान से, पॉलिटी से, आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, अनुच्छेद 14 की बात करें, ये समानता के अधिकार की बात करता है ना, विधि के समक्ष समता आता है इसके अंदर। आर्टिकल 36 की बात करें तो DPS में चल जाएगा, नीति निदेशक तत्व में, है ना। तो 74 जो जाएगा परिषद, और 368 जाएगा आपका संशोधन की प्रक्रिया, है ना, संशोधन की प्रक्रिया जो आपको पता है दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है, और आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत आता है ना। समानता के अधिकार मैंने बताया दिया, है ना, समानता का अधिकार आ जाएगा। और नीति निदेशक तत्व आपको पता है आयरलैंड, कहाँ से? USSR, सॉरी, तो आपका मूल कर्तव्य है, लेकिन DPS भी आयरलैंड के संविधान से दिए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 जो है आपका मैदान से संबंधित। ठीक, इसमें आपको गलत बताना है, गलत कौन सा? प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, स्टेपीज यूरोप, ये भी ठीक है, पंपा जो है दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल ठीक है, अर्जेंटीना के आसपास। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो आपका डाउन्स है, डाउन्स घास के मैदान है। ठीक है, 73 का है, जैसे आपका डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड आपका जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है। ठीक है, इसमें एक आता है आपका कैंटरबरी, कैंटरबरी घास के जो मैदान है, न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में जाएगा। ठीक है, एक होता है टुंड्रा, ये तो आपका आर्कटिक व्रत के उत्तर में है, आर्कटिक व्रत के उत्तर, आर्कटिक व्रत के उत्तर में टुंड्रा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, 74 है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पहला, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है। सेकंड, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। या थर्ड, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है। चौथा, कोई नहीं। तो ये स्थिति होती है जब आपका पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनती है। ठीक है, एक होता है आपका सूर्य ग्रहण, ये क्या होता है आपका? सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण आपको पता ही कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या है? सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 है कि सुपर 301 संबंधित है किससे? इंटरनेशनल आपका ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि, या परमाणु विस्फोट, या आपका मानवाधिकार या मुक्त व्यापार से अवरोध। तो ये हो जाएगा आपका मुक्त व्यापार से अवरोध, 75 का चौथा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो होगा 76 से निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बाढ़ों में वृद्धि होती है। ठीक है, प्रदूषण वृद्धि होती है, कृषियों की भूमि में कमी होती है, बिल्कुल ठीक। जंगली जानवरों में अभिवृद्धि नहीं होती। जनसंख्या बढ़ने से जंगली जानवरों में अभिवृद्धि कैसे होगी? तो देखते हैं भाई, तो इसका हो जाएगा चौथा,
जनसंख्या बढ़ती है तो घटनी चाहिए जानवरों की जनसंख्या, ना कि बढ़नी चाहिए। तो इसका हो जाएगा चौथा वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। ठीक, पहला है कि हवा का जो पैटर्न है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा की सूर्य की दिशा दिशा में, और उत्तरी गोलार्ध में हवा और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। पहला क्या है, हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त, एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में हवा का जो पैटर्न है कॉरियोलिस प्रभाव से निश्चित होता है ना, कॉरियोलिस प्रभाव से निश्चित होता है। तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक होगा, दोनों ठीक है। और इसकी वजह से आपका मतलब ये जो आपका इसकी व्याख्या कर रहा है ना, कॉरियोलिस प्रभाव से ऐसा होता है, तो आपका जो कारण है आर की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आर एक ही सारा स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका पहला वाला आंसर। ठीक है, 77 का पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 78। 78 दे रहा है, वो दे रहा है कि महासागर ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है उसके क्या कारण है। सूर्य का प्रभाव, पृथ्वी गुणन गति, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, या गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल है। तो इसमें जो होगी स्थिति चौथी हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण भी होता है, अभिकेंद्रीय भी होता है, और अपकेंद्रीय बल भी होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं आपको 79। क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 79। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन है का संबंध किस आपके राज्य से रहा है। केरल, पंजाब, बंगाल या बिहार। तो इसका संबंध है किससे भाई, बंगाल से। ठीक है, बंगाल से। 79 का हो जाएगा आपका सी वाला। इसमें एक दो मैं और बता देता हूँ आपको। चंपारण, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में। ये कहाँ से हुआ था, जो हुआ था आपका बिहार में। ठीक है, खेड़ा एक आंदोलन है, खेड़ा 1918 गुजरात। ठीक, एक है आपका बारदोली, बारदोली सत्याग्रह। ठीक, ये हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल, ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक, वल्लभ भाई पटेल। एक बिजौली आंदोलन भी है, बिजौली आंदोलन है संबंध है उसका राजस्थान से। ठीक, उसका संबंध किससे है भाई, राजस्थान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 80 है। 80 क्वेश्चन क्या है, 80 क्वेश्चन है कि एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें ए सही है और सेकंड वाला हो जाएगा, ए सही है सेकंड वाला गलत। सी इसका हो जाएगा आंसर 80 का सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। 81 क्या है कि चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था। राजगुरु, सूर्य सेन, सचिनाथ सन्याल, शिव आपका ब्रह्म। इसका आंसर होगा आपका सेकंड। ठीक है, सूर्य सेन। 81 का होगा आपका सूर्य सेन। इसके साथ ही चटका विद्रोह हुआ था 1930 में हुआ था, सूर्य सेन उन्होंने नेतृत्व किया था। उनको मास्टर दा भी कहते हैं, क्या उपनाम है, मास्टर दा नाम से भी इनको संबोधित किया जाता था। ठीक है, सूर्य सेन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो होगा आपका 82। 82 क्या है, निम्नलिखित में से किसने किसके मन में सबसे पहले आजाद हिंद फौज आईएनए का विचार आया। ठीक है, आईएनए का विचार आया था, हमको पता है मोहन सिंह, आंसर में बताया था मोहन सिंह है ना। 1941 में मोहन सिंह ने सबसे पहले गठन किया था, और इसके बाद जो 1943 में सिंगापुर में जो इसका पुनर्गठन किया था, सिंगापुर में इसका जो पुनर्गठन किया था वो बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर आपको पता है कि जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें ब्रिटेन ने जापान को हराया था, और सभी युद्ध बंदियों को दिल्ली में लाया गया था, और दिल्ली में एक तरह से उन पर केस चलाया गया था, और उस केस का जो नेतृत्व किया था सैनिकों की तरफ से वो थे आगे भूला भाई देसाई। ठीक है, भूला भाई देसाई। वो बात अलग है कि गवर्नर जनरल ने वायसराय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके सभी जो प्रमुख आपके जो इसमें नेता थे या जो आपके क्रांतिकारी थे उनको मुक्त कर दिया था। ठीक है, वो एक अलग पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 83। निम्नलिखित चार भारी आक्रमणकारियों काल के अनुसार जो व्यवस्थित करना है उसी पर आपको बताना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन है, फिर सबसे बाद में कौन है। इल्तुतमिश के काल में चंगेज खान। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश के काल में आता तैमूर। ठीक है, उसके बाद नादिर शाह का पॉइंट आता है, नादिर शाह आएगा, फिर अहमद शाह अब्दाली आता है चौथे नंबर। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 वो आपका सी है, 2 4 3 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 84 है। 84 है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था। टेलर ने, हटिंगटन ने, आप कहिए G.R. स्टोहर्ट ने, या टांसले ने। इसका आंसर आपका टांसले। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो टांसले हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 85 कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सक्रिय होता है, उसके सामान्य प्रवाह की जो आपकी दिशा है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका या आपका पश्चिम है या आपका दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व।
हो जाएगा चौथा वाला आंसर। ठीक है, चौथा वाला हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो होगा 86। इस सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कंप्यूटर को डिसमिस करना, बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना या कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरह से लोड करना। ठीक है, 86 था आपका पहला। अगला क्वेश्चन देखें 87। Ubuntu क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माइक्रो प्रोसेसर, कोई नहीं। तो ये है आपका Ubuntu हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरफेस या इंटरकॉम या ईप्रोम। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इंटरफेस, सेकंड वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 क्वेश्चन है कि एक्सेल एड सीट का एक्सटेंशन आपका क्या है? एक्सटेंशन आपका क्या है? .doc, .xls या .ppt या आपका ग्रिड हो जाएगा। ठीक है, .grid। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला .xls। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का जीएस का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन्हीं में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं? ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं स्लाइड आउट, कैस्केडिंग या पॉपअप या पुल डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुल डाउन। ठीक है, पुल डाउन। तो चलिए हमने आज देखे आपके हिंदी उत्तराखंड जीएस के कुल 90 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के होंगे वो सर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मॉक नंबर 13 है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, इनको देखते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है मेरे पास, बैल और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 48 से अधिक है, तो मुझे बैलों की संख्या बता। तो मेरे पास एक समूह है जिसमें बैल और मुर्गी है, इनके नंबर नहीं दिए हुए, तो मैं अपने हिसाब से मान लेता हूँ बैल मान लिया मैंने x और मुर्गियों की संख्या मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, तो बैल मैंने मान लिया x, मुर्गी मैंने मान ली y। अब इनके सिर कितने कितने होंगे? x बैल है तो इनके सिरों की संख्या x होगी, y मुर्गी है तो इनके सिरों की संख्या y होगी, टोटल सिर हो जाएंगे x प्लस y। और अगर मैं पैर देखूं तो एक बैल के 4 पैर होते हैं, तो x बैलों के कितने हो जाएंगे? 4x पैर हो जाएंगे। और एक मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो टोटल मुर्गियों कितने पैर होंगे? 2y। ठीक है, तो जो पैरों की संख्या उसने क्वेश्चन में बोला है 4x प्लस 2y, ये पैरों की संख्या है सिर की संख्या के 2 गुने से। ठीक है, तो सिर की संख्या के 2 गुने से 48, ये मेरी इक्वेशन बनी। इसको सॉल्व कर देता हूँ। 4x प्लस 2y, इधर से कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y 48। अभी देखो 2y ये 2y इधर जाएगा, माइनस करो तो कट जाएगा, और ये 2x इधर जाएगा, तो 4x में से 2x में माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 48। तो 2x बराबर 48, तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास 24। ठीक है, तो x मैंने क्या माना था? बैल, और मेरे को बैल ही पूछा है, तो बैलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। ऑप्शन डी मेरा आंसर। ठीक है, तो मैंने x बैल माने, y मुर्गियां मानी, सिर की संख्या x प्लस y, पैरों की संख्या 4x प्लस 2y, क्योंकि बैल है 4 पैर होते हैं 4x, और मुर्गी है 2 पैर होते हैं 2y। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया, तो मेरा x बराबर कितना? 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मेरे पास, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से 2 गुना है। ठीक है, यदि घनाभ का आयाम 8 इंटू 8 इंटू 16 है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो घनाभ क्या होता है? ये होता है, ठीक है, इसका जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये घनाभ का होता है L इंटू बी इंटू एच, और घन होता है एक स्क्वायर टाइप का, जिसके सारे मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 1। अब उसने बोला जो घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का 2 गुना है, तो घन का आयतन a क्यूब और 2a क्यूब हो जाएगा घनाभ का आयतन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका आयतन दिया है 8 इंटू 8 इंटू 16। ठीक है, 2a क्यूब। ठीक है, तो इधर से मैं काटूंगा तो आ जाएगा, तो a क्यूब बराबर मेरा कितना आएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी a बराबर मेरा कितना आ जाएगा? a क्यूब बराबर 8 का क्यूब है, तो a बराबर 8 आ जाएगा। तो यानी मेरे पास जो घन की जो साइड है वो आ जाएंगी कितना भाई? 8 आ जाएंगी। अब मुझे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यानी टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6a मेरे पास दिया 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, तो कितना भाई? 6 चौको 24, 6 छके 36 और 2 38, 384 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी मेरा आंसर। ठीक है, 384 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक बल्लेबाज 17वें मैच में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 से बढ़ जाता है, तो 17वें मैच के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखो औसत का जो फॉर्मूला होता है, यानी औसत क्या होता है? एवरेज होता है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी परिणामों की कुल
परिणामों का योग और परिणामों की कुल संख्या, ठीक है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और टोटल नंबर, ठीक है। अब अगर 17वें मैच मैं उसका अगर एवरेज एक्स मानूं और 17वें मैच से पहले उसने 16 मैच खेले, 16 मैच तक उसके रन कितने हो जाएंगे? 16x, है ना? तो 16 मैच तक उसके रन हो जाएंगे 16x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूँ कि 16 मैच तक उसके जो रन थे वो थे 16x, 17वें मैच में उसने 87 रन बनाए, तो यानी टोटल 17 मैच तक उसके जो टोटल रन हो जाएंगे वो जाएंगे 16x + 17। अब उसने आगे क्या बोला है कि इस प्रकार उसका जो औसत था वो 3 से बढ़ जाता, तो पहले मैंने औसत कितना माना था? x माना था, अब x + 3 हो जाएगा। अब क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी यही वाले फॉर्मूले पे अगर मैं इसका सम देखूं, x + 3 और ये कितना भाई 17, ये सम, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? x + 3 × 17, ये सम आ जाएगा, है ना? तो इधर से कितना भाई 17 के मल्टीप्लाई कर, तो इक्वेशन बन गई मेरी कितना भाई 16x + 87, ये आ जाएगा 17x + 17 = 51, x में 16x में 17x में 16x माइनस कर दो, कितना बचेगा x, और यह है 87 है, ठीक है। तो 87 में से 51 माइनस कर दो, x बराबर मेरा आ जाएगा 36। तो x बराबर मेरा 36, यानी 16वें मैच तक उसका जो औसत था वो 36 था, 17वें मैच में 3 बढ़ गया था, तो यानी कितना हो जाएगा 36 + 3 यानी 39। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 39, ऑप्शन डी मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे भैया? तो मेरे पास एक पाइप ए था जो टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, तो ये भरने वाला तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, दूसरा खाली करने वाला है माइनस, तो यानी 6, ठीक है। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि मुझे काम पता चल जाए, एटलीस्ट काम दोनों के लिए बराबर काम मैं मान लूंगा, एलसीएम इसलिए। तो कितना आ जाएगा 12, तो मैंने मान लिया 12 लीटर की टंकी थी, ये 4 घंटे भर रहा है, यानी हर घंटे 3 लीटर पानी भर रहा है, ये हर घंटे 2 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो अगर मैं देखो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ए हर घंटे 3 लीटर पानी डालेगा, बी हर घंटे 2 लीटर पानी बाहर फेंकेगा, तो अल्टीमेटली 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही जा रहा है, 3 - 2, तो यानी कितना 1 लीटर। तो 12 लीटर के टैंक को 1 की क्षमता से भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा 12 घंटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से समान दूरी तय करता है, यदि कुल वो 37 मिनट का समय लेता है, ठीक है, 37 मिनट का समय लेता है, तो मुझे बताना है कुल दूरी कितनी है। तो देखो जैसे ये था 3 दूरी थी, ये भी x किलोमीटर, ये भी x किलोमीटर, ये भी x किलोमीटर। अब उसने बोला टोटल उसने टाइम लिया, वो लिया 37 मिनट, तो यानी पहले वाले दूरी के लिए t1, दूसरे वाले के लिए t2, तीसरे वाले के लिए t3, और टोटल टाइम रहता है 37 मिनट। इसको मैं घंटे में करना 37/7, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में मान लू x, अरे ये मैंने माना x किलोमीटर, ठीक है। तो x ये पहले करता हूँ 4 की स्पीड से, अगला 5 की स्पीड से, अगला 6 की स्पीड से, टोटल 37/60। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा 60, 15x, 12x, और ये कितना भाई 10, 37/60। तो यहाँ से आ जाएगा 37x/60 इज इक्वल टू 37/60। तो 60 से 60 कट जाएगा, 37 से 37, यानी x बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने टोटल x 3x किलोमीटर ट्रैवल किया था, तो 3 × 1 टोटल कितना 3 किलोमीटर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी मेरा आंसर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर है 3 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अनिकिता अपनी पुस्तक को 15% हानि पर बेचती है, यदि वो पुस्तक को 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचती तो उसे 10% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बता, ठीक है। अब देखो सीपी ना अपने आप में 100% हम मानते हैं, अगर मैं इसे प्रॉफिट पर बेचता हूं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे सपोज मैंने इसको 20% प्रॉफिट में बेचा, तो एसपी जो होगा वो 120% आ जाएगा। और अगर मैं इसे 20% लॉस पर बेचता हूं तो अब मैं 100 में से 20 माइनस करूंगा तो इसका एसपी कितना हो जाएगा
80%। ठीक है, तो यानी लॉस से वैल्यू घटती है और प्रॉफिट से वैल्यू बढ़ती है। ठीक है? तो इसने बोला कि अनिकिता ने अपनी पुस्तक को 15% हानि पर बेचा, तो सीपी मैंने माना था 100%। अब उसने 15% लॉस पर बेचा, तो 100 में से 15 माइनस करूंगा, इसका मतलब उसने 85% पर बेचा, ये आ गया एसपी। ठीक है, अब उसने बोला अगर 150 रुपए अधिक में बेचता तो 85% से 150 और जाता, तो उसमें मैं 150 रुपए ऐड कर दूं, इतने में बेचता है तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 10% का होता है, यानी 100% की चीज 110 में जाती है, तो अब 110% एसपी उसका होता है। तो ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे। परसेंटेज को मैं एक साइड ले जाऊं, 110 माइनस 85% बराबर 150, 25% बराबर 150, तो 1% बराबर आ जाएगा 150 बटे 25, यानी कितना है 25 छके 150, तो 100% बराबर आ जाएगा 600। ठीक है, तो 600 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ऑप्शन डी मेरा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया सिलॉक्स का दिया है, बोला है सभी पाउच बस्ते हैं। ठीक है, कुछ बस्ते घड़ी है और कोई भी घड़ी टोस्टर नहीं है। ठीक है, अब मेरे को कंक्लूजन दिया है कुछ टोस्टर घड़ी है, तो कुछ टोस्टर घड़ी है बिल्कुल नहीं है, जब कोई भी घड़ी टोस्टर नहीं है तो कुछ टोस्टर घड़ी बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ पाउच टोस्टर नहीं है तो कुछ पाउच टोस्टर नहीं है। अब देखो इनका और इनका, इनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, तो जब जानकारी नहीं तो गलत होगा। और कुछ बस्ते पाउच है, तो कुछ बस्ते पाउच है, तो मेरे को दिख रहा है कुछ जो बस्ते वो पाउच है, तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर हो। ठीक है, तो यानी अगर मैं देख इसमें केवल तीसरा जो है वो कंक्लूजन सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर होगा। ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कमलेश ने 125 किलोमीटर की यात्रा को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा शेष दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। यदि कुल 325 किलोमीटर की दूरी थी तो उसकी औसत गति बता। तो देखो 325 किलोमीटर की दूरी थी, तो उसने 125 एक किया, तो बाकी कितना होगा, इसमें से माइनस करते 200 किलोमीटर, तो यानी दो भाग थे, एक तो 125 और एक था कितना भाई 325। अब देखो उसने औसत चाल पूछा है, तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास है 325, मेरे को टोटल टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ पे मेरे पास टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम में कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे दिया गया है 125 को 25 की स्पीड से करता है ना, तो 25 पंजे 125 यानी 5 घंटे। ठीक है, और बाकी शेष कितना था 325 में से 125 माइनस करो तो 200, इसको 40 की स्पीड से करेगा तो 40 पंजे 200, यहाँ पर भी कितना है 5 घंटे, तो टोटल उसे टाइम लिया कितने में 10 घंटे। तो यानी 325 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करता है। अगर मैं औसत चाल देखूं तो औसत चाल का जो फॉर्मूला मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 325, टोटल टाइम 10, यानी पॉइंट 0 से यहाँ पे पॉइंट लगा दे। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा 32.5 किलोमीटर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है कुछ एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ लेटर लिखे गए और उसके मतलब उनको इंटरचेंज करना है मुझे साइन से। तो जैसे उसने बोला है कि आई का मतलब डिवाइड है, जे का मतलब इनटू है, के का मतलब माइनस है, एल का मतलब प्लस है, तो इस इक्वेशन में मुझे क्वेश्चन मार्क होता है। तो अगर मैं देखूं तो 118 एल की जगह में लिखूंगा, एल की जगह क्या दिया है प्लस, ब्रैकेट में 16 आई की जगह है डिवाइड, फिर के की जगह दिया गया है माइनस, फिर 72 जे की जगह दिया है इंटू। ठीक, एल की जगह है प्लस 28 प्लस 39 और जे की जगह दिया है इंटू। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 118 ये कितना आ जाएगा प्लस 4 माइनस 72 दूनी 144। ठीक है, और ये प्लस 28
और ये आ जाएगा कितना, 3 3 9, 9 3 27 और 3 3 9 और 2 11, ठीक है 117। तो 122 माइनस 144 प्लस 28 प्लस 117, तो 122 और 128 50 प्लस 117 माइनस 144, तो 117 कितना आ जाएगा 7 6 267 में से मैं 144 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 7 3 2 और 1 123। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 123, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें हमें बस इन ये जो लेटर इनके बदले हमें ये साइन रखने और बाकी हमें बोर्ड मास की थ्योरी का यूज करना है ना। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, तो हमारे पास जितने ब्रैकेट होते हैं छोटे बड़े जो भी है, ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो सबसे पहले ये वाला ऑफ आएगा। ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है और इंग्लिश में ऑफ होता है, जिसका मतलब इनटू होता है। फिर डी का मतलब डिवाइड यानी भागा, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन यानी प्लस और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 58 विद्यार्थियों की कक्षा में अमित को केवल 25 विद्यार्थियों से कम अंक मिले और सार्थक को केवल 22 विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो कितने विद्यार्थियों को अमित से कम लेकिन सार्थक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं देख लूं, तो उसने बोला है कि अमित को केवल 25 विद्यार्थियों से कम प्राप्त हुए, यानी उसके आगे 25 विद्यार्थी और थे, तो यानी अमित की रैंक 26वीं थी भाई, टॉप थे। और सार्थक को केवल 22 विद्यार्थियों से अधिक मिले, यानी सार्थक के पीछे केवल 22 विद्यार्थी थे, तो यानी सार्थक की रैंक नीचे से 23वीं रही होगी, ठीक है। तो यानी अमित से कम और सार्थक से अधिक इनके बीच में, तो टोटल कितने हैं 58 है। 58 में से मैं ये 26 शुरुआत के और लास्ट के 23 माइनस कर दूं तो मेरे पास वो विद्यार्थी आ जाएंगे जिनके अमित से कम और सार्थक से अधिक है। 58 में से 26 और 23 कितना होता है 49 माइनस कर दो तो 9 और 9 18, यानी 9 बचे यहाँ इसके बीच में होंगे जिनको अमित से कम और सार्थक से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो ऑप्शन में ए मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपने मॉक नंबर 13 देखा, जिसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने करा दिए, 90 क्वेश्चन जीके जीएस के विकास सर ने सॉल्व करा दिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।